नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव का नंबर लगने जा रहा है। जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हरियाणा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज्य विधानसभा के सभी 90 सदस्यों को चुनने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 को या फिर उससे पहले कराने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है और इसी के साथ साथ पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई और फिर मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस बीच दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल आपको बता दें कि विनेश फोगाट का जो मुद्दा है वो भी लगातार इस वक्त गरमाया हुआ है। वहीं ओलंपिक में अयोग्य करार देने का मामला सियासी रूप भी ले चुका है। भाजपा सांसद बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली में काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन भी चला था। विधानसभा चुनाव से पहले विनेश फोगाट पर हरियाणा में सियासत तेज हो चुकी है, तो वहीं विपक्ष ने यहां तक बोल दिया है कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए। वहीं 100 ग्राम से ज्यादा वजन होने पर फाइनल में न खेल पाने वाली विनेश फोगाट चुनाव में कोई गुल खिला सकती हैं और इसी बीच इलेक्शन कमीशन विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की आज यानी कि शुक्रवार दोपहर को घोषणा करेगा। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर करीब 3 बजे संवाददाता सम्मेलन के जरिए यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को आमंत्रण दिया है, लेकिन यही नहीं बताया कि किन राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर को और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग की जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने की योजना है और ये समय सीमा उच्चतम न्यायालय ने तय कर दी है। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है, 90 सीट है वहां पर और आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसी के साथ साथ बता दें कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही आचार संहिता भी लग जाएगी और इसी के साथ साथ वो तमाम चुनावी प्रचार भी थम जाएगा। लेकिन इससे पहले किन पार्टियों ने कितनी तैयारी की, कितनी जनता को साथ पाई, ये तो देखिए आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज इलेक्शन कमीशन 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू के साथ चंडीगढ़ में हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की है। हरियाणा में विधानसभा का कार्यकाल देखिए 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है और राज्य में 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होना है। आयोग की 2 दिवसीय समीक्षा यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय दल और जननायक जनता पार्टी के प्रतिनिधि आयोग से मिलने आए। तो देखिए, आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है और देखिए आज इसके लिए तारीखों का ऐलान भी हो सकता है क्योंकि आज चुनाव आयोग का 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इस बीच आज आखिरकार क्या कुछ तैयारी है, किन पार्टियों ने कितना जोर आजमाइश किया है, क्योंकि देखिए अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो है चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। लेकिन उससे पहले किन राज्यों में माफ कीजिएगा, हरियाणा में कितनी तैयारी हुई, किन पार्टियों ने कितनी तैयारी की, इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ राम राजेश शर्मा जुड़ रहे हैं और वही कांग्रेस से नीरज गुप्ता जी जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ इनेलो से ओमकार सिंह जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम राजेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए आज जो है चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, बेहद महत्वपूर्ण जो है पीसी बताया जा रहा है। ऐसे में देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, कितनी तैयारी अब तक हो गई आपकी?
ऊपर है और हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी। और जिस तरह से जैसा आपको मालूम है, हरियाणा की जनता उसी राजनीतिक दल को पसंद करती है जिसका केंद्र में शासन हो। केंद्र में भी भगवान की कृपा से हमारी सरकार बन गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो हमारे को इस चीज की आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हरियाणा में भी हमारे को मिलेगा, क्योंकि हमने काम किया है। जिस तरह से विदेश में हमारा डंका बजा है, भाई आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी है, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया है। जिस तरह से 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगाया करता, क्योंकि पहले तो खर्ची पर्ची चलती थी। मुख्यमंत्री अपने चेतों को अपने जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद का आधार पर नौकरियां देता था। हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, आज जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगाया करता, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार ने किया। समान विकास कार्य हमारी सरकार ने किया। किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के वह किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे और किसान के बच्चों को उन्होंने नौकरियां नहीं दी, किसान के, गरीबों के, मजदूर के बच्चों को, क्योंकि इनके यहाँ तो खर्ची पर्ची चलती थी। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र से बाहर तो निकलता ही नहीं था। हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी और सबसे ज्यादा बच्चे हमारी सरकार में लग रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी जो ठगी की दुकान थी, अब प्रदेश की जनता जाग चुकी है। इनकी काट की अंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना, इन्होंने झूठ बोला, भाई आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला संविधान आप कह रहे हैं कि देखिए हरियाणा में विकास हुआ, 10 सालों में देखिए तमाम विकास के काम आप गिना रहे हैं। 8,500 रुपए महीना आएंगे, लेकिन कांग्रेस फटाफट वो फटाफट वाले भागे भागे फिर पहले पीछे पीछे दौड़ रही है। ये जनता पछता रही है इनको वोट दे गए। अब जनता जाग चुकी है, जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, वह जनता का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। 56 साल में ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री बनाया है। यह अपना आप में ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि हम क्षत्रिय बिरादरी को एक समान रूप से देखते हैं। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं बनाया 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम? जनता नीरज गुप्ता जी इसका जवाब देंगे, क्यों नहीं बनाया? क्या नीरज गुप्ता जी? क्या मैडम, मैं सपना जी, मैं सुना नहीं, बताइए क्या पूछे आप? जी रामराजे जी, एक बार आप 56 साल से ओबीसी समाज से आपने सीएम क्यों नहीं बनाया? क्या एससीबीसी समाज का सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे? ऐसे वो हमारे सीएम बनना ऊपर से तय करते हैं, ये क्यों नहीं बनाया, इस बात का जवाब मैं आपसे लूंगा। आपने अभी क्यों बनाया? आपने 9.5 साल में क्यों नहीं बनाया? आपने महीना 2 महीने पहले क्यों बनाया? सिर्फ वोट हटाने के लिए? आप इतने अगर ओबीसी के समर्थक थे तो 9.5 साल में सोए पड़े थे क्या? दूसरे कानून बना लेते, 5 साल से बना लेते, अभी क्यों? देखिए, सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार, ये सिर्फ घोषणा की सरकार है, मैं पहले भी कहता हूँ। और सीएम जो भी है, ऐसे सीएम पहले होंगे जिनका नाम होगा घोषणा ही सीएम, सिर्फ घोषणा ही करते रहेंगे। ये कह रहे थे हमने इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे काम किए होते तो 2019 में 40 सीटों बनाते और इतनी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती। अगर आपने इतने अच्छे काम किए तो अगर साल में इतनी घोषणाएं क्यों? 2 साल की घोषणा करते थोड़े से वोटों से उसका हिसाब दे दो। जनता मांग रही है महंगाई का हिसाब, जनता मांग रही है बेरोजगारी का हिसाब, जनता मांग रही है कानून व्यवस्था का हिसाब, जनता सारे हिसाब मांग रही है। किसान मांग रहे हैं 750 किसान की हत्या का हिसाब। किस किस को हिसाब दोगे? आपने कोई काम नहीं किया, सब जानते हैं। देखिए, कांग्रेस पूरे चुनावी मूड में और उसको चुनाव में जनवरी से तैयार हो गई थी। जवाब दे रहे हैं रामराजे जी, आपके पास लौटूंगी। नीरज बीच में बोलने की आदत है ना मैडम, ये बीच में बोलते हैं। बात पूरी कीजिए फिर। हाँ जी, हाँ, ये बीच में बोलने की आदत है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह चुनाव में तैयार है। हमें इनसे कुछ लेना है, हमारे बारे में क्या कहते हैं। हम अपना जनता में काम कर रहे हैं, जनता पे धरातल पे उतरे पड़े हैं और कांग्रेस जनवरी से ही सड़कों पे है। देखिए, जब लोकसभा इलेक्शन हो उससे पहले हमारी जन आक्रोश रैली जीती, उस रैली का नतीजा था जो हमें 5 सीटें जीती। और अभी भी हमारा हरियाणा मांग हिसाब कैंपेन अच्छा चल रहा है।
लोकसभा में आप, विधानसभा में साथ, ये सिनेरियो जनता के बीच जा चुका है। और जनता बेवकूफ नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता सब समझती है कि अभी सारी घोषणाएं कर रहे हैं। अब साढ़े 1.5 महीने में इनको घोषणाएं आ जा रही हैं। जनता देखिए सब कुछ समझ चुकी है और ऐसे में देखिए ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब ओंकार सिंह जी आपके पास आऊंगी। अगर बात करें इनेलो की तो देखिए क्या तैयारी है, क्या किसी के साथ गठबंधन होगा या फिर चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन होगा, क्या कुछ तैयारी आपकी? देखिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारी तरफ से चाहे आप चुनाव करा लिए जाए, हमें इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से सड़क पर ही 2019 में हमारी सरकार बननी थी। ये तो कुछ गद्दार किस्म के लोगों ने पार्टी और परिवार को नुकसान किया, जिसकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। आज पिछले 10 वर्ष में जिस तरह से इस बीजेपी सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लठ मारे हैं, आज जनता लठ लेके खड़ी है। आज चुनाव करा लीजिए, इनकी 2 सीटें नहीं आई। 2009 में इनकी 2 सीट थी और वापिस 2 पे आके टिकेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने 2005 से 14 तक शासन किया और जनता को प्रताड़ित किया। उस शासन में उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्री मुख्तारनामा बंद किए और ओपीएस पेंशन बंद करी। हुड्डा साहब एमएसपी निर्धारण कमेटी के चेयरमैन थे, एमएसपी नहीं दिया, सीएलयू बेची इन्होंने और क्षेत्रवाद तक सीमित रह गए। हुड्डा साहब क्षेत्रवाद तक सीमित रह गए। सिर्फ रोहतक, जद्दर और सोनीपत इन जिलों में काम किया गया, नौकरियां सारी इसमें दी गई। इस वजह से जनता ने परेशान होकर बीजेपी को शासन दिया। नहीं तो बीजेपी तो सत्ता में नहीं आती थी। आज प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। हमारी पूरी तैयारी है। हम 90 की 90 विधानसभा में इनेलो बसपा गठबंधन है और भी कुछ साथी इसमें जुड़ेंगे। 90 की 90 विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। राम राजे जी, आपने जैसे बोला कि जो है 5 राज्यों का 5 सीटों का नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में आपने एक बात का जिक्र किया जो कि मैं ध्यान दे रही थी कि जो केंद्र में सत्ता होता है तो राज्य में भी देखिए जनता उसे ही चुनती है। दिल्ली का भी देखिए एक अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ भी देखिए विधानसभा में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। और ऐसे में देखिए चुनाव नजदीक है, अब तो देखिए आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो ऐसे में लगातार तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं, सभी फसलों पर अब एमएसपी देना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। देखो, बीजेपी डरी हुई नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसान की पीड़ा को बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। तो उनसे बेहतर किसान की पीड़ा को कौन समझ सकता है। हम तो पहले भी 14 फसलों का एमएसपी दे रहे थे। चुनाव के नजदीकी क्यों समझा गया, पहले क्यों नहीं समझा गया? देखो, हर चीज का समय होता है, समय बलवान होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और सभी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, तो इनका घोषणा तो मुख्यमंत्री जी करते हैं और कांग्रेस का पेट में दर्द होता है। ये बात मेरी समझ से परे है। इनकी काट की अंडी एक बार चढ़ गई। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। कोई संविधान को बदल सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, सालाना 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं। खटाखट फटाफट फटाफट है। वो खटाखट फटाफट वाले आगे आगे भाग रहे हैं और बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो ये मैं समझता हूं जिस तरह से रिएक्शन जनता में हो रहा है, काट की अंडी इनकी चढ़ गई। जनता बहुत ज्यादा पछता रही है इनको वोट देके, और जनता जाग चुकी है। जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह से वो जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। जहां भी जाते विशाल जनसैलाब उमड़ जाता है। छत्ती बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है भाई, युवा शक्ति उनके साथ है, किसान उनके साथ है, मजदूर हमारे साथ है, तो छत्ती बरादरी हमारे साथ है। सभी वर्गों का भला माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नीरज भाई उस बात को तो टाल गया। अरे 56 साल में हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, तुमने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था? और क्या आज एससी बीसी समाज से आप सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे? बताइए, जनता पूछ रही है आपको। तो सपना जी ये उस बात को तो जवाब दे नहीं रहे, गोलमोल कर जाते हैं। अरे एससी बीसी समाज आपका क्यों इतबार करेगा? उस समाज से आप मुख्यमंत्री तो बना नहीं रहे, आप तो खाली उनका शोषण कर रहे हो। तो ये शोषण चलने वाला नहीं है। छत्ती बरादरी जाग चुकी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, वह जनता की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं, अपने आप में ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। और मुख्यमंत्री को जिस तरह से जनता इनको आशीर्वाद दे रही है, वो अक्सर कहते रहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं और ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ सारा है भाई, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है और जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। मैंने आपको नौकरियों वाली बात बताई, ये जैसे अभी सरदार जी अभी हमारी भाषा बोलने लगे, पहले तो ये नहीं बोलते थे ये बात। जिस तरह से क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, इस वाद का आधार पर पहले नौकरियां दी गई हैं। भाई मुख्यमंत्री एक क्षेत्र से बाहर तो निकले नहीं, अरे क्या निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उन बच्चों का राइट नहीं बनता क्या? वो मेरिट में नहीं है क्या? एक क्षेत्र मुख्यमंत्री का क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से भेदभाव हुआ है तो जनता जाग चुकी है, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इन्होंने कितना जबरदस्त झूठ बोला, ये हिसाब मांगने चले। अरे पहले अपना तो हिसाब दो, किसान की जमीन तुमने सस्ते भाव में हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। तुमने क्या 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में किसान के उसमें किसान के खाते में डालते थे। एमएसपी पे तुमने फसलें नहीं खरीदी। और जिस तरह से तुमने आज जमीन का आज किसान की उपज का क्या भाव है, पहले क्या भाव था, आप इसी में अंदाजा लगाइए। किसान तो बड़ा खुश है और छत्ती बरादरी हमारे साथ है। जिस तरह से नौकरियां, किसी गांव से 5 बालक लग रहे हैं, किसी गांव से 10 बच्चे लग रहे हैं, किसी गांव से छोटे छोटे गांव के 20-20, 30-30, 50-50 बच्चे लग रहे हैं, क्योंकि मेरिट पे सरकार लगा रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ये जनता के बीच में रहते हैं और जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, ऐसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जिस तरह से किसान के मजदूर के बेटे हैं, उन्होंने भी किसानी करी है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है और जिस तरह से छत्ती बरादरी इनको आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से छत्ती बरादरी की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनिक और इनके राष्ट्रीय महामंत्री जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं इनके राष्ट्रीय महामंत्री, तो जनता के वोट की इच्छा करते हैं और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे श्राप देता हूं जनता को, बीजेपी के वोटर को श्राप देता हूं। अरे श्राप तेरा कोई दुर्वासा बनने का श्राप है कि भाई? जनता ने क्या खोट करे? कल तक तो आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो जनता के काम करेगा जनता उसी को वोट देगी। श्राप देना है तो उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने वहां राजस्थान में जाके चुनाव लड़ना पड़ा एमपी राज्यसभा का। और जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है, कल भी इनका लट बजा, कल परसों भी वहां राहुल बाबा जब इनकी मीटिंग ले रहे थे, जिस तरह से इनका लट बज रहा है। कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन यादव कांग्रेस है। तो इनमें कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है। ये शैलजा बहन जी ने नारनौल में टिकट भी डिक्लेयर कर दिया, इनका आपस में लट बज रहा है। वो कह रहे क्यों करेगी, तो मेरा तो यू कैंडिडेट है, मेरा यू कैंडिडेट है। इनमें पार्टी में टूट हो जाएगी जिस तरह से इनमें लट बजने लग रहा है। ये सीएम का ऊपर भी इनका चेहरा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। राजेश जी ने कहा कि देखिए जो एमएसपी पे किसानों का फसल नहीं लिया गया और जो उनकी जमीन है वो सस्ते भाव में बेच दी गई। देखिए तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं, किस तरह से जवाब देंगे? देखिए ये इनका काम है, कहना है तो कहते रहेंगे, रटिल सही बातें वही बोलते हैं, कोई डिबेट में नई बात तो है नहीं। ये चीजें तो ये लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे, लोकसभा चुनाव से पहले बोल रहे थे कांग्रेस ने ये किया वो किया। अगर कोई ने सस्ते वाला में जिले भेजे तो आप जांच करते। 9.5 साल से आपकी सरकार है, अगर आपको ऐसा कोई क्लू वसूल कहने से क्या होता है? आप कार्रवाई करते ना, जो भ्रष्टाचारी कोई भी हो, हमारी पार्टी को चैन की पार्टी को अंदर करते हैं। देखिए जनता से इनका विश्वास जा चुका है, नदी स्तर पर सरकार जा चुकी है। हम अपना धरातल पे काम करते हैं, मैं ज्यादा घमंड के हिसाब से नहीं कह सकता। जनता में झारखंड का छत्ती बरादरी का समर्थन हमें प्राप्त है और जनता ही मालिक होती है, जनता ही फैसला करेगी। मैं ये कहूं कि निश्चित तौर पर सरकार मेरी बनेगी, ये कहना भी गलत है। हम जनता के फीडबैक में कह सकते हैं, जनता निश्चित तौर पर विश्वास करेगी। ये सिर्फ घोषणा सरकार है, ये इन्होंने ये बातें तो सब पहले लोकसभा चुनाव से भी कही थी कि लोकसभा में ये देखिए नारे और झूठे वादे करने में माहिर है। 400 पार, 70 पार, 10 पार, 10 लोकसभा पार, 11वीं सीट चंडीगढ़ की भी जीतेंगे। ऐसा वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते फिर चर्चा के सिलसिला को फिर से ऐसे ही शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक। ठीक है। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है, आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यह देख हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हुए थे रामराजे शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी और ओमकार सिंह। चलिए फिर से चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं और सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। रामराजे जी, जैसे कि आप तमाम आपने सवाल किए थे जिसका जवाब नीरज गुप्ता जी दे रहे थे। कंटिन्यू नीरज गुप्ता जी। ये 56 साल वाला इन्होंने जवाब नहीं दिया सपना जी। 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? क्या आगे एससी-बीसी समाज से सीएम के डिक्लेयर करेंगे? ये प्रश्न पूछिए हमसे। जवाब दीजिए नीरज गुप्ता जी। 56 सालों में आखिरकार ओबीसी का जो चेहरा एक माना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा एक तरह से कहे जनसंख्या में भी, तो आखिरकार क्यों नहीं दिया गया वो मौका ओबीसी को? आपका खेल आपके डीएनए में है, क्योंकि अगर ओबीसी के तहत शुभ चिंतक होते तो 9.5 साल से क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे बात पूछता हूँ, 2 महीने पहले क्यों बनाया? आप बनाते 9.5 साल में, तब मानते आप ओबीसी के समर्थक को, ओबीसी के शुभ चिंतक को ओबीसी सीएम बनाया आपने सिर्फ ओबीसी वोट को हटाने के लिए। देखिए कुछ नहीं होगा, इनकी नाव डूब चुकी है, कितना ही कुछ कर लें, सारी घोषणाएं भी पूरी कर लें, कुछ नहीं होगा। जनता जाग चुकी है, ये झूठों की सरकार है, कोई वादा पूरा नहीं किया। हर वर्ग को इन्होंने लाठी मारी है और जहां जहां लाठियां मारी है उस वर्ग को ठीक करने में लगे हैं। उसके खिलाफ उनके हिसाब से ही घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई वर्ग ऐसा है जो हड़ताल पे नहीं गया। स्कूल में जाओ तो टीचर नहीं है, ऐसी सरकार में जाओ कर्मचारी नहीं है, तो ये सब बातें इनकी बेईमानी है, सब झूठ की राजनीति है। और मैं ये बता रहा हूँ, निश्चित तौर से जनता में आशीर्वाद देगी, कुछ भी कहते रहे। और हम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, इन्होंने एक भी भ्रष्टाचार को आरोप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करी, ना कोई कार्रवाई कर रही, सिर्फ किताबों में बोलने खर्ची पड़ती या जमीन बेच दी। अरे जमीन बेच दी तो भैया लाओ हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करो। 9.5 साल से सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी, इनकी भी हाथ में है। देखिए जनता जाग चुकी है, जनता इनके बगाव में नहीं आएगी और निश्चित तौर पर जत्ती बिरादरी का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त होगा। ओमकार सिंह जी, आपके पास आऊंगी। देखिए आपका अब जब गठबंधन है बीएसपी के साथ भी हो चुका है, तो ऐसे में अगर सीटों की गणित की थोड़ी सी बात कर ले तो अभी कितने कितने सीटों पर जो है आपसे समझौता हुआ है? आप तक आवाज पहुंच पा रही हो ओमकार सिंह जी? रामराजे जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि आपने कहा, तमाम बातों का भी जिक्र किया और देखिए जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया कि देखिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इसको किस तरह से लेते हैं? इन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया और इन्होंने नहीं बनाया, उस चीज का जवाब नहीं दिया इन्होंने। क्या एससी-बीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? ये नीरज भाई से मैं पूछना चाह रहा हूं। और जिस तरह से नौकरियों में धांधली हुई इनके टाइम में, अरे एक के हल्के के बच्चे पढ़ते हैं क्या सीएम के क्षेत्र के? निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते, वो मेरिट में नहीं है क्या? ये सारी मेरिट मुख्यमंत्री के क्षेत्र तक सीमित रहेगी? तो मेरे भाई ये जनता जाग चुकी है, इनकी काट की अंधी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। और इन्होंने जिस तरह झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे। खटाखट फटाफट और फटाफट वाले भागे चले हैं। और ये चुनाव में आपके अधिक बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था 400 पार का जो नारा दिया गया था, एनडीए 400 पार जाएगी। तो अगर हरियाणा का जिक्र कर ले तो 90 सीटों में से कितनी सीटें? देखो हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा। और ये कुछ भी कहते रहिए तो ये तो 99 से ऊपर नहीं पहुंचे, ये तो 100 भी नहीं जा पाए। हमारी सरकार तो बनी है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है हमारे देश में प्रधानमंत्री जी को, ये अपने आप में एक उदाहरण है। अब ये बात करते हैं बहनों की, ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अरे मेरे भाई, वो 12 साल की बिटिया ने क्या कसूर किया था? वो जो वहां पे अयोध्या में क्या कसूर था 12 साल की बिटिया का? उससे गैंग रेप होया। और अच्छा होता राहुल बाबा और प्रियंका गांधी वहां जाकर उस परिवार के आंसू पूछते। और यहाँ कहते हैं लड़की कहती रहती है प्रियंका गांधी जी, लड़कियों लड़ सकती हूँ। अरे लड़कियों लड़ तो सके है, वहां जाके भी उस परिवार के आंसू पूछो ना दोनों, वो भाई बहन जाके। आप इतनी बड़ी उसकी बात करते हो। इन्होंने, क्योंकि ये इसलिए नहीं जाएंगे, एक और इनका सांसद का प्रतिनिधि था नवाब सिंह यादव, वो भी बलात्कार केस में भीतर हो गया है। ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इनका मुख्य घटक दल है यूपी में। बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। अरे मेरे भाई, तो थोड़ी बहुत नैतिकता है तो आप बोलना सीखो। महिलाओं का इज्जत का सवाल है, बहनों की इज्जत का सवाल है, आप बोलिए। और राहुल बाबा को, प्रियंका गांधी को वहां भेजिए,
वहां पे अयोध्या में जाकर उस गरीब परिवार का, उस बेचारी का 12 साल की बिटिया का, उसका जाके आंसू पूछे, उस परिवार से सहानुभूति प्रकट करे, उस परिवार की आवाज बढ़ के बोले। और वहां पे इन्होंने वहां के बारे में भी नहीं बोला, और डॉक्टर क्या बेचारी के साथ में किस तरह से जिन्होंने हरकत हुई है आरोप प्रत्यारोप का देखिए दौर जारी रहेगा। और इसी के साथ साथ देखिए आज महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि सभी की नजरें 3 बजे पर है, क्योंकि 3 बजे देखिए चुनाव आयोग एक बड़ी तारीख की घोषणा भी कर सकता है। और देखिए दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किसको चुनती है। फिलहाल इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए आज चुनाव आयोग जो है 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं और तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन ऐसे में जानना यह भी दिलचस्प है कि आखिरकार हरियाणा के 90 सीटों पर कौन कब्जा करेगा और इसी के साथ साथ सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।